नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक टेलीविजन चैनल पर। लगातार बहस देख रहे हैं आप कि बिहार में लेकर ओपिनियन पोल आ रहा है। 2 फेज के चुनाव हो गए, वोटिंग हो गई आज। आरजेडी को लेकर जिस तरह की भीड़ जुट रही है, आज मैंने तेजस्वी यादव से बात की थी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें 2/3 बहुमत मिलने वाला है। नवल किशोर हैं जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और जयंत हैं जो लगातार ग्राउंड पर आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे हैं। मेरे साथ एक पत्रकार साथी जुड़ेंगे जो उन्होंने सबसे ज्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। नवल जी, कितनी सीटें दूसरे फेज के बाद, क्या प्रेडिक्शन है आपकी? देखिए, प्रेडिक्शन तो चूंकि आप ग्राउंड पे हैं तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जिस तरह की राजनीति आरजेडी ने इस चुनाव में दिखाई है कि जो मुद्दे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, और खासकर बिहार पिछले 15 साल में जिस पड़ाव पर आके खड़ा है, जहाँ पर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, और बेरोजगारी सबसे परेशान जिस वर्ग को करती है, युवा वर्ग को, उसकी संख्या भी ज्यादा है। और वही नहीं, मजदूर की संख्या भी ज्यादा है जो यहाँ से पलायन करते हैं, तो उनके लिए रोजगार की भी समस्या है। तो इन सारे समस्याओं को हम लोगों ने केंद्र में रखने का प्रयास किया है कि चुनाव अगर हो तो उसके उस विमर्श के केंद्र में ये मुद्दे रहें, ताकि बदलाव जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि जो संकल्प बदलाव का है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो किसी तरह से हम उसको लोगों तक पहुंचा पाए। और शायद यही कारण है कि बिहार के युवा, बिहार के मजदूर, बिहार के लोग हम लोग से ज्यादा जुड़ रहे हैं, हमारे नेता के साथ ज्यादा जुड़ रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं यह संदेश देने का कि अगर आप मुद्दे पे बात करेंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं। यही इस चुनाव की सबसे खास बात है जो मुझे देखने में लग रहा है। और बाकी पूरी जो तैयारी है, या पूरा जो मुद्दा है, जो हम लोगों ने अपने संकल्प बदलाव का, जो सच होने लायक दिखता है या सच होता हुआ नजर आएगा, उन चीजों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। नकारात्मक नहीं है। देखिए, बेसिकली हमारा हमारा अटेम्प्ट है कि हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करें, हम देखें कि जो जनता की जरूरत है उसके हिसाब से बात करें। बेशक हमारे अपोजिट में जो लोग हैं वो प्रतिगामी बात कर रहे हैं, प्रगतिशील के विपक्ष में वो प्रतिगामी बात कर रहे हैं, वो पीछे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं। हम लोग उसमें जुझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब उस समय था, जिस समय हमारी लड़ाई थी उस चीज के लिए, उस परिवर्तन के लिए, हमने खुलकर किया और सामने आकर किया। आज की जरूरत है कि हम बिहार को एक बदलाव की तरफ ले जाएं, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी जो है वो गाँव में रहती है, गरीब है, वंचित है। वही लोग हैं जो कि आगे देखना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए जो व्यवस्था कैसे ठीक हो, किस तरह से ठीक किया जा सकते, उसका एक माकूल जो व्यवस्था है उसकी बात हम कर रहे हैं। क्या ऐसा तेजस्वी यादव के रूप में आप लोगों ने, क्या जो आप लोग का जो 25 सूत्री प्लान है, लेफ्ट के साथ गठबंधन है, तो क्या मतलब सोशल जस्टिस, मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल पर तो जोर रहेगा ना? यही है ना मुद्दा? जी बिल्कुल। देखिए, गठबंधन का एक जो नेचर है जिसको आप जो हम बताना चाहेंगे कि इसमें जो भी दल जुड़े हुए हैं उनकी एक खासियत है कि ये किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं। वैसे तो बिहार ने बहुत सारे गठबंधन देखे हैं, हमने पिछले बार गठबंधन नीतीश जी से की, उसका आधार था कि चूंकि वो छोड़कर आए थे, फिरका परस्त ताकतों को छोड़ के आए थे, जिस विचारधारा का हम खुल के विरोध करते हैं उसको छोड़कर आए थे, तो एक उम्मीद जगी थी कि पहले वाले पृष्ठभूमि में आएंगे, तो हमने उनके साथ गठबंधन किया, लेकिन वो चला नहीं, और उसको तोड़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, वो चले गए वापस। लेकिन आज के डेट में जो गठबंधन है वो सीधा सीधा है कि यहाँ पर कोई मौका परस्त नहीं है, कम से कम वैचारिक रूप से वो उधर नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो मजबूत है। और जन सरोकार के मुद्दे के साथ अगर हम आए हैं तो हमारा 2 तरह का बात है। पहला है कि सब लोग मिलकर एक संयुक्त 25 सूत्री कार्यक्रम दिए, और सब लोग अपनी अपनी बात अलग से भी कर रहे हैं। अलग अलग पार्टी है, जाहिर है, हर का प्रोग्राम अलग है, लेकिन जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसको कहते हैं, उन सारे चीजों को लेकर भी हम साथ में चल रहे हैं, ताकि उस तरह का कोई गतिरोध या उसमें अंतर्विरोध नहीं दिखे। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है आप लोगों से दूसरे फेज तक आते आते। क्या लग रहा है नवल जी आपको? मीडिया जिस तरह से दिखा रही है उसको अभी भी लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। भीड़ कुछ और कह रहा है, क्राउड कुछ और कह रहा है। मैं लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गैर यादव, गैर मुसलमान से बात कर रहा हूँ, अनदर बैकवर्ड क्लासेस से बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। तो क्या लग रहा है, मीडिया, क्या सिर्फ मीडिया इतना ज्यादा अनदेखी क्यों कर रही है? इसकी क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, मीडिया की अपनी प्रायोरिटी होती है, मीडिया समय के साथ परिवर्तन करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरा चरण आते आते
जब आप 7 तारीख के बाद बात करना सुन, अभी ही लोग दबे जुबान में ये बात करना शुरू कर दिए हैं कि तेजस्वी यादव ने चुनावी विमर्श को बदल दिया है, जो भरपूर कोशिश किया जा रहा है कि इतिहास के पन्नों को पलट करके उन्होंने मुद्दे की बात की है, और ये मुद्दे की जो बात कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है, और शायद यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है। और ये भीड़ जो है वो मुर्दा भीड़ नहीं है, जिंदा भीड़ है, अग्रेसिव है, नेता से कनेक्ट कर रहा है। नेता अगर जिंदाबाद कर रहा है तो जिंदाबाद उनके साथ जो क्राउड है वो कर रही है। इसलिए और वो जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरने के लिए तेजस्वी जी बार बार तो नौकरी संवाद किया है। उसका मतलब यही था कि हम प्लान केवल ऐसे नहीं कर रहे हैं, केवल बात हम इस तरह से नहीं कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, हम इसको पूरी तरह से सच होने का काम हम करेंगे। ये एक और बात है सर कि 15 साल से नीतीश जी सत्ता में थे, आप कैसे देख रहे हैं जो पूरी घटनाक्रम हुई? उम्मीद थी आप लोगों की कि इस तरह का रिस्पॉन्ड मिलेगा, या साइमल्टेनियसली जनता आपके साथ जुड़ गई? माफ कीजिएगा, तकनीकी वजह से कुछ दिक्कत हो रही है। और जयंत भी हमारे साथ जुड़े थे, वो लगातार युवा नेता हैं, कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, और वो लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं। और तीनों लोग हमारे, मेरा सवाल था जयंत, मैं आऊंगा आपके पास, एक और नवल जी से सवाल है। नवल जी, क्या उम्मीद थी आप लोगों को कि इस तरह से स्पॉन्टेनियसली जनता से इतना जनता का जुड़ाव हो जाएगा आपके साथ? क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं, बहुत उदासीन होते हैं लोग चुनाव में, लेकिन आपकी पार्टी के लिए लोग बहुत एक्टिव हैं। वो लगता है कि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इस तरह से लोग लगता है कि जैसे उनका अपना चुनाव है, एक बड़ी छटपटाहट सी है लोगों में, तो उम्मीदें बढ़ती है। देखिए, तेजस्वी यादव ने जब जब जनादेश का अपमान हुआ उस समय से लेकर वो लगातार लोगों के बीच में गए हैं, उनसे बात किए हैं, उनको समझे हैं, उनसे कनेक्ट करने का कोशिश किए हैं। आप जिस बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं ये नई बात नहीं है, 1 साल पहले भी बेरोजगारी हटाओ अभियान के लिए उन्होंने प्रॉपर तैयारी की थी कि हम युवाओं से बात करेंगे, संवाद करेंगे, और ये समस्या उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी है, और बेरोजगार अगर जिस घर में है तो वो पूरा घर सफर करता है, ये हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जिस राज्य की राजनीति कर रहे हैं उस राज्य के राजनीति में पिछले 20-25 साल से, जब से राजद बनी है तब से आप देखेंगे कि जब सत्ता में नहीं रही है तो मुख्य विपक्षी रही है। परसेंटेज ऑफ वोट कम हो सकते हैं, नंबर ऑफ सीट कम हो सकते हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी दल का मौका भी लोगों ने यहाँ पर दिया है। इसका मतलब है कि हमसे उम्मीद है कि हम उनके लिए हम खड़े रहेंगे हमेशा। तो उन चीजों को समझते हुए तेजस्वी यादव ने पिछले 3 साल में लगातार वो जनता के साथ और युवाओं के साथ जुड़े रहे हैं, उनके साथ संवाद किया है, और ये उसी का नतीजा है कि उनकी बात कर रहे हैं। और जब उनकी बात, जयंत अगर आप मेरी आवाज सुन रहे तो प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। सर, लास्ट कितनी सीटें सेकेंड फेज? देखिए मैं आपको इतना कह सकता हूं कि बहुत कंफर्टेबली हम लोग सरकार बनाएंगे इस बार। तीसरे चरण तक आते आते बहुत कंफर्ट, पहला चरण में भी बहुत अच्छा रिपोर्ट है। मैंने जो बाकी लोगों से भी बात हो रहा है तो हमें लगता है कि फर्स्ट फेज में भी हम लोग मतलब 50 के आसपास टच करेंगे। इसमें भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और पूरी तरह से अगर आप देखेंगे इसको तो यह एक आंदोलन की तरह चल पड़ा है। कोई कहे, क्योंकि ये 3 चरण जो बांटा गया है वो आप देखेंगे कि कई जिला में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी है, लेकिन चुनाव 2 फेज में हो रहा है। वो जिलावार है और कंस्टिट्यूएंसी वाइज है। तो ये पूरा चुनाव जो है वो एक जयंत आवाज मिल रही है? पूर्वांचल में है आप, वैसी फैक्टर की लोग बात कह रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, क्या लग रहा है आपको? जी नहीं सुन पाए, एक बार बोलिएगा फिर। मैं जयंत जो है वो अभी पूर्वांचल में है, वहां मुस्लिम वोटर की तादाद ज्यादा है, तो क्या है ओवैसी फैक्टर का क्या 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 प्रिडिक्शन है आप लोगों को? हेलो, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, आप सुन रहे हैं?
हाँ, मैं कह रहा हूँ ओवैसी फैक्टर है पूर्वांचल में, क्या कहेंगे आप लोग, इनकार कर रहे हैं उससे या वो फैक्टर है? नहीं नहीं, पूर्वांचल नहीं, इस सीमांचल, सीमांचल कहते हैं उसको। हाँ, सीमांचल कह रहा हूँ, हाँ जी। लेकिन मैं मिथिलांचल में हूँ, कोसी में हूँ, आपको मधेपुरा में हूँ। तो क्या लग रहा है, वो उसके आसपास हैं आप, किशनगंज, अररिया, फारबिसगंज के, तो क्या लग रहा है, क्या आपका जो कोर वोटर है वो कंसोलिडेट है अभी भी, या वैसी फैक्टर है? आप जो कहीं कोई फैक्टर नहीं है, कहीं कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ सिर्फ लालू फैक्टर है, तेजस्वी फैक्टर है। और लालू, सारे लोग तेजस्वी जी द्वारा जो जनहित के मुद्दे उठाए गए हैं, जो वायदे किए गए हैं, उसको अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं, उनमें यकीन जाहिर कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, और इसीलिए सब लोग गोलबंद हैं। दूसरे उनको इन सब चीजों से, फिजूल की चीजों से नहीं लेना देना कुछ। दूसरे दौर तक कितनी सीटें? नहीं, ये तो कोई ज्योतिषी ही बताएगा, हमारा ज्योतिष शास्त्र में कभी कोई यकीन नहीं रहा है, मैं इस तरह के प्रेडिक्शन में यकीन नहीं रखता हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और अस्थाई सरकार बनेगी, 5 साल तक चलने वाली सरकार बनेगी, अपने वायदे पूरा करने वाली सरकार। तो जयंत, क्या लग रहा है, आपकी पार्टी में आइडियोलॉजिकली भी कुछ चेंजेज आए हैं, या वो जो लालू यादव की लाइन है वही रहेगी? नहीं, हमारी पार्टी में कभी 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 कोई विचलन नहीं आया, ना तो कोई शिफ्ट हुआ है। हमारी पार्टी जिन मूल्यों के साथ स्थापित हुई थी, आज भी उन्हीं मूल्यों पर चल रही है। और ठीक कह रहे थे नवल भाई की उस वक्त की जो जरूरत थी उसके हिसाब से हमने काम किया, हमारे नेता ने काम किया। आज जो वक्त की जरूरत है, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी हो, और जो तंगी है, जो बदहाली है, जो लाचारी है, और इस लॉकडाउन के दौरान जो बहुत अविवेक पूर्ण ढंग से लादा गया जनता पर, तो लोगों के पास आजीविका का संकट उत्पन्न हुआ। जो किसान थे उनको परेशानी हुई, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, वो कर्ज में डूबे हुए छात्र, नौजवान बेरोजगार हैं, जो लोग नौकरी में, उनको 50 साल के बाद रिटायरमेंट की तलवार उनके सर पर लटका दी गई है। ये सारे जो इश्यूज हैं, और शिक्षा पर जो बजट का खर्च करने का जो मांग रहा है कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, तो ये तो 22% बजट पर खर्च करने का वायदा तेजस्वी जी कर रहे हैं, और ये बाकी राज्यों के लिए भी एक मिसाल के रूप में सामने आया है। और ये सब ऐसे इश्यूज है ना कि हम सब्जी मंडी लगाएंगे, हम फल मार्केट लगाएंगे, हम मछली का जो उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है कोसी के इलाके में खास करके, तो उसमें वैरायटी ऑफ फिश है, तो उसको हम यहीं पर बाजार लगा के उन लोगों को यहीं पर रोजगार देंगे। तेलंगाना से मछली आती है, यहाँ के लोग फिर क्या करें? ट्रेंड तो आप लोगों तो ने इसके सेट कर दिया दोनों लोगों से। मैं चूंकि दोनों लोग, आप लोग युवा हैं और लगातार लिखने पर, आप प्रोफेसर हैं, आप पीएचडी, आप भी डॉक्टर हैं। जयंत, आपका पीएचडी हो गया? मुझे पता नहीं कंफर्म। जेयू में एक साल अभी बाकी। 1 साल लगे। जी, तो 1 साल। नवल जी प्रोफेसर है, क्या ये आप लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई थी कि हमको सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी पर बने रहना है, क्योंकि यही चीज है जो काउंटर कर सकता है नरेंद्र मोदी को? और अब वो लगातार जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान, आज भी मोदी जी फारबिसगंज में बोल रहे थे। ठीक है, हम लोग तो हमेशा मुद्दे की ही बात किए थे, लोकसभा में मुद्दे पे ही बात किए थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके आधार पे एक पुलबंदी हुई और उसमें इस तरह का रिजल्ट हुआ। उस समय भी हम मोदी जी से वही बात पूछ रहे थे कि आप मुद्दे की बात करें, जो रोजगार की बात करके आप आए थे 2 करोड़, उस पर बात करें। जो जो नोटबंदी से आप बोल रहे थे कि ये सब चीज होने वाला है, उस पर बात कीजिए। कभी हमने दूसरे मुद्दे पे बात ही नहीं की। और हमारी राजनीति भी है, जब हमारी राजनीति शुरू हुई है सामाजिक न्याय से और वंचितों को के अधिकार को लेकर जब हमने शुरू किया है, तो हमारे लिए तो जरूरी है कि सामाजिक से लेकर आर्थिक से लेकर राजनीतिक हिस्सेदारी तक ये हमारा कनेक्टिंग फोर्सेस है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। आप लोग को नया, मतलब युवा चेहरा का भी फायदा मिल रहा है। शायद मोदी जी के भी उम्र दराज है, नीतीश जी भी उम्र दराज हो गए हैं, और आप दोनों युवा हैं। इस तो क्या ये भी संभावना है कि मंत्रिमंडल में ज्यादा युवा हो सकते हैं अगर सरकार बनती है तो? ये तो पार्टी तय करेगी कि कौन सरकार में रहेंगे और कौन ये करेंगे। वो तो देखिए, अभी तो चुनाव का बात है और हम लोग चुनाव की बात करें तो बेहतर है, और उसकी जानकारी आपको उस समय जो उपयुक्त सोर्स होंगे वो देंगे। मेरे अनुसार तो केवल आइडियोलॉजिकल बात हो सकती है, और क्या हम लोग कर रहे हैं इस चुनाव में वो बात कर सकते हैं।
तो रिजर्वेशन को लेकर रहेगी, जो रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में जिस तरह से है, और जिस तरह से नीतीश कुमार का वो तो एक अपना जो एजेंडा था, महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, साइकिल बंटवाया था, जिसके बाद वो दूसरे टर्म आए थे सत्ता में, तीसरी बार आप लोग के सहयोग से आए, तो कुछ जो बेहतर चीजें उसको भी, मतलब उसको लेकर क्या राय है आप लोग? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी जो भी इनिशिएटिव लिए, खासकर लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव लिए, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि उन्होंने, या बिहार में इसकी चर्चा भी हुई कि वो साइकिल दिए, पोशाक दिए, स्कूल तक पहुंचाए, लेकिन स्कूल की हालत क्या रही? शिक्षक की बात करें तो जो शिक्षक उन्होंने बहाल किए पहले दौर में, 3-3.5 लाख शिक्षक, वो कागज लाओ नौकरी पाओ के आधार पर उन्होंने किए। आप देखे होंगे 2005 में जो पहले क्लास में गए होंगे, वो 2017 में पहला बैच 12th का निकलता था, 70% बच्चे फेल करते हैं। तो ये कैसा स्कूल उन्होंने दिया, कैसा गुणवत्ता संपन्न स्कूल उन्होंने दिया कि बच्चे उतने फेल करने लगे, नंबर एक। नंबर दो, जो स्कूल की आप बात करें जहां पर बच्चियां जा रही हैं, वो बच्चियां 12th की, तो उनकी स्थिति क्या है? क्या वो नौकरी में गए? क्या ऐसा शिक्षा मिला उन्हें कि केवल मात्र साइकिल और पोशाक देकर स्कूल तक पहुंचाया गया? क्या वही अंतिम उनका लक्ष्य था? और जो जो बच्चे 12th कर जाए उनको पैसे देने के, जहाँ के अगर भवन को देखें तो 30% भवन नहीं है, 70% में कंप्यूटर नहीं है, शौचालय नहीं है, आप देखें लाइब्रेरी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारा ये जरूर उद्देश्य रहेगा कि शिक्षा अगर हो तो गुणवत्तापूर्ण हो, क्योंकि हमारे जो वंचित समाज के बच्चे हैं वो, उनके लिए बिहार से बाहर जाना मुश्किल है। तो बिहार में ऐसा गुणवत्ता संपन्न रहे, गुणवत्ता रहे, शिक्षा रहे, ताकि वो आगे भी नौकरी में हिस्सेदारी कर सके, अपना बेहतरी के लिए काम कर सके। ये सब चीज हम ध्यान देंगे, और बिहार में ये संभव है। अगर सुपर 30 बिहार में हो सकता है तो हर जिला में सुपर 30 हो सकता है। वो अगर सरकार चाहे, अगर एक इंडिविजुअल वैसा काम कर सकते हैं तो सरकार चाहे तो क्यों नहीं कर सकता? बहुत टैलेंट है आप बिहार में। लोगों को लगेगा कि ये दो लोग आरजेडी के ही समर्थक हैं, प्रवक्ता हैं या नेता हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि आप दो लोगों को जोड़े हैं। नहीं आप अलग अलग बात कर सकते थे, और अलग अलग दलों के लोगों से ही बात कर सकते नहीं थे। नहीं नहीं, नहीं मेरी बात तो सुनिए ना सर, मेरी बात तो सुनिए ना। हम्म। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो जो ऐसी, जैसे जिस तरह से जातिवाद है, उसी तरह से मीडिया में भी बीजेपी और तमाम दलों की बातें और प्रवक्ता रोज रहते हैं। मेरी लगातार कोशिश होती है कि वो दलें जिनकी बात और उनकी विचार क्या है, दलित समाज को लोग इस चैनल पर बहुत भरोसा करते हैं, पिछड़े नहीं, लोग। आप उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपने एक सिर्फ लंबी इसलिए आप लचील, लोगों से बात कर रहा हूं कि उनके मन में कुछ सवाल हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर तेजस्वी यादव की क्या राय होगी, कुछ लोग कह रहे हैं दारूबंदी को लेकर क्या होगा, क्योंकि वो, उनको लगता है कि दारूबंदी से उनको फायदा हुआ है। कांग्रेस कह चुकी है कि दारूबंदी शुरू कर देंगे, फिर से दारू शुरू करेंगे। उसके बाद उन लोगों को लगता है कि क्या निजीकरण फिर वैसे ही चलता रहेगा। तो इन सब चीजों को लेकर मैं कोई काउंटर करने के लिए और कोई बहस गर्मा गर्म करने नहीं के नहीं, लिए, मैं सिर्फ आरजेडी का क्या एजेंडा होगा उसके लिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और जन से इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं सचमुच अभिभूत हूँ कि मैं चुनाव, मैंने भी बहुत सारे देखे हैं, रिपोर्टिंग भी की है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि आपकी रैली में या सड़क पर आप लोग जाइए तो माइक पकड़ के कहते हैं कि भैया हम तेजस्वी को वोट देने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले उसकी जाति पूछते हैं, क्योंकि बिहार पर ठप्पा है जातिवाद का। वो जैसी अगर यादव है या मुसलमान है तो बात नहीं करता हूं, मैं लगातार गैर यादव गैर मुसलमान मोहल्ले में जा रहा हूं कि वो आपके प्रति क्या सोच रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक अंडर करेंट है आप लोग के पक्ष में, इसलिए मैं सब मंत्रिमंडल और आगे क्या होगा इसलिए बात कर रहा हूं, क्योंकि लगभग तय है कि सरकार आ रही है आप लोगों की। वो 200, मतलब वो 120 आ जाए या 150 आ जाए, यही होने वाला है। तो ये इसलिए कह रहा हूं कि लोगों के मन में सब शंका है कि क्या दारू, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि दारू वाले मामले पर हम लोग रिकंसिडर करेंगे, लड़कियों का साइकिल वाला नहीं, मामला है वो कंटिन्यू होगा कि नहीं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि सरकार तो आएगी, लेकिन क्या वो सारी चीजें जो जो लालू यादव के द्वारा जो मुसहर माझी समाज को घर दिया गया था, उन लोगों को लगता है कि हमें दोबारा घर मिलेगा फिर से। 15 साल हो गए, 18 साल हो गए, मैंने करीब 1 दर्जन रिपोर्ट लगाई है माझी समाज की। बिहार में वो सबसे ज्यादा हाशिए पर डोम और मुसहर समाज के लोग हैं, तो उनको बहुत उम्मीद है। तो क्या, चूंकि आप लोग नेता के करीब हैं, तो क्या ये सब चीजें फिर से कंटिन्यू होंगी? नहीं, देखिए, आरजेडी जिस चीज के लिए जाना जाता है वो कमिटमेंट तो उसका सार्वजनिक है। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो जो संवैधानिक आरक्षण है, जब भी उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है तो सबसे पहले आरजेडी सामने आया है और उसका पुरजोर विरोध किया है, और एक मूवमेंट बनाया है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है, ये वंचितों का अधिकार है, इसको डाइल्यूट नहीं
किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, कोई भी पॉलिसी अगर आप लाते हैं, शराबबंदी हो या पोशाक और साइकिल योजना हो, ये जितने भी पॉलिसी लाते हैं उसका उसका एंड पॉइंट जो होना चाहिए वो फायदेमंद होना चाहिए। जिसके लिए आप काउंटर कर, जिसके लिए वो इनिशिएट करते हैं, वहां तक पहुंचना चाहिए। जैसे हमारा उद्देश्य है कि वंचित समाज के बच्चे जो हैं वो स्कूल तक पहुंचे, लेकिन स्कूल भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे ताकि उनके स्कूल जाने का फायदा हो, केवल नाम का नहीं हो। ये उद्देश्य होना चाहिए। शराबबंदी के माध्यम से पैरेलल इकोनॉमी नहीं चलनी चाहिए। शराबबंदी अच्छी बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ऐसा किया जाए कि किसी को ये नहीं लगे कि यहाँ का पैसा और एक उसका पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है, क्योंकि वो इकोनॉमिक लॉस भी है स्टेट के लिए, दोनों तरह से। न सामाजिक रूप से फायदे हुए और आर्थिक रूप से घाटे भी, सामाजिक रूप से फायदे भी नहीं हुए और आर्थिक रूप से घाटे भी हुए, ये नहीं होना चाहिए। और जो नीतीश कुमार का मुख्य खामी यही है कि उन्होंने केवल दिखावे के लिए बहुत सारे काम किए, और वो दिखावे के कारण है कि आज देश में सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा पलायन करने वाले लोग, कोई निवेश नहीं हुआ, कोई उद्योग नहीं लगा। ये सब चीज 15 साल में आप कहते रहे कि शासन व्यवस्था ठीक है, हमने सड़क दिया, बिजली दिया, पानी दिया। अरे सारा व्यवस्था जब ठीक हुआ तो निवेश क्यों नहीं हुआ? उसका उत्तर आपके पास केवल ये है कि समुद्र किनारे नहीं है इसलिए निवेश नहीं हुआ। ये जवाब तो नहीं हो सकता है ना। पूरा ऑल तो मतलब नवल जी, SC ST OBC के लोग सिक्योर रहे, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग और मुस्लिम समाज जो OBC कैटेगरी में आते हैं, कि उनका सरकारी नौकरी बढ़ाई जाएगी, रिजर्वेशन सुरक्षित रहेगा और उनको उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। नहीं, हम तो उससे भी आगे जाकर कह रहे हैं कि हमने किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सामाजिक न्याय का जो चरण है वो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। कोई किसी को हमसे डरने की भी जरूरत नहीं है। हम समाज के हर वर्ग को उचित अधिकार देने में कोई कोताही नहीं करेंगे, जो संवैधानिक है। तो नीतीश जी ने जो कहा है, कार्ड खेला है उन्होंने लास्ट मौके पर कि हम जाति के जिसकी जितनी संख्या उसके आधार पर रिजर्वेशन दे देंगे। ये तो आरजेडी बहुत पहले कह चुकी है। ये कौन, ये अब कहने की उनको क्या जरूरत है? जब वो संघ के साथ मिल गए, जो भाजपा के साथ मिल गए, जो निरंतर आरक्षण पे चोट करते आ रही है, उसके साथ में चुनाव के समय में खड़े होने का मतलब कौन विश्वास करेगा उनपे? यहाँ पर 30 साल का इतिहास है, लालू जी के समय से लेकर, मंडल कमीशन से लेकर, हर समय पे जहां जहां चाहे 200 पॉइंट रोस्टर हो, चाहे SC ST एक्ट को डाइल्यूट करने का मामला हो, हर जगह पे आरजेडी खड़ी रही है। ये तो कहने से नहीं होता ना कि हम उसके पक्ष में हैं या हम उसके लिए खड़े रहेंगे। आप कहने की जरूरत नहीं है। समाज के उसका आकलन करती है, देखती है और उसके हिसाब से बनाती है। शायद यही कारण है कि आज जितने भी परेशान लोग हैं हमारे समाज के, वो चाहे नौजवान हो, किसान हो, चाहे हर वर्ग के लोग हैं, आप क्राउड में पूछिए, आप तो पूछते भी हैं, आप पूछिए तो आपको पता चलेगा कि A to Z जातियां वहां पे आपको मिलेगी, जो तेजस्वी के भाषण में, तेजस्वी के चुनावी सभा में आ रहे हैं। कहने के लिए कुछ पत्रकार कह सकते हैं कि ये कोई खास जाति का, कोई खास समुदाय का है, लेकिन उनको भी जाकर वहां पर देखना चाहिए कि जमीन पे कौन लोग खड़े हैं, कौन लोग वहां पे सुनने आ रहे हैं। ये हमारा ज्यादातर आपकी रैली में SC ST OBC माइनॉरिटी के ही लोग हैं। इसकी जिसकी संख्या पूरे राज्य में ज्यादा है, जाहिर है वही ज्यादा रहेंगे, इसमें कौन सी नई बात है। जो समाज का जो अपना समीकरण है, जो समाज का अपना पहचान है, वो कहीं भी जाएगा तो उतना ही रहेगा ना। जो 10% है या जो 17% है, जो 18% है, जो 3% है, जो 20% है। भी बहुत सारी बातें करनी है नवल जी। एक और की लेफ्ट वाला जो, एक बस लास्ट है कि लेफ्ट वाला जो फैसला था आप लोगों का, वो ज्यादा वो सटीक बैठ रहा है, लेफ्ट वाला। देखिए, तो ये तेजस्वी यादव का आइडिया था या लालू जी चाहते थे कि उन्होंने जो पिछले दौर में चुनाव जीते बैक टू बैक 3, उस फॉर्मूले को फिर आप लोगों ने और लगाया? तो बोलू अब कि लालू जी वाला आइडिया ही काम कर रहा है। देखिए, लालू जी हर आइडिया में और हर विचार में और हर कदम में उनके जो थॉट हैं, लालू जी क्या चाहते हैं और उनके क्या मर्जी है और उनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट क्या है, अब तो उनको बताने की भी जरूरत है। उन्होंने प्रूव कर दिया है और पार्टी और दल के नेता तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं। उनको मालूम है कि वो कदम कैसे रखेंगे और आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट उनका क्या है। तो ये इंडिविजुअली किसी को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कलेक्टिवली अगर देखेंगे तो जो सोर्स ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है वो लालू यादव हैं और उस आधार पे तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं। नए संभावनाओं को देखते हुए, नए आकांक्षाओं को देखते हुए उन सारे चीजों को जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि उनको सबसे ज्यादा युवा पसंद कर रहे हैं, सबसे ज्यादा किसान पसंद कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वंचित समाज, सारे समाज के लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो भीड़ देख रहे हैं वो अग्रेसिव और पार्टिसिपेटरी भीड़ है। वो केवल मुर्दा भीड़ नहीं है, केवल आता है देखने के लिए नहीं,
वो वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए और कुछ ग्रांट करके जा रहा है, उम्मीद के साथ जा रहा है। और यही कारण है कि मुझे विश्वास है कि सरकार इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। जय नवल जी, आपने इतना कीमती समय दिया हमें। और जयंत, आपसे मुझे बात करके मुझे जयंत से भी कुछ बातें करनी है। जयंत जी, क्या लग रहा है, आप जिस तरह से घूम रहे हैं, लगभग बिहार के ज्यादातर जिलों में आप गए हैं, आप लोग को उम्मीद थी शुरू में कि इस तरह का रिस्पांस निकलेगा और जो संसाधन के साथ आप बिना संसाधन के चुनाव लड़ लेंगे? नहीं, हम लोग शुरू से आशान्वित थे कि हमारे बिहार के अंदर जो समस्याएं हैं उसको अगर हम एड्रेस करते हैं और हम जनता से सीधा संवाद स्थापित करते हैं कि देखिए ये इतने दिनों से ये लाचारगी और बेबसी का आलम है, इसको हम दूर करेंगे। और कैसे दूर करें, हमारे पास क्या रोड मैप है। अगर हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो भाई, शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है उसको संतुलित करेंगे। उसको संतुलित करने के लिए जाहिर सी बात है कि जितने वैकेंट सीट्स हैं टीचर्स के, उसको हम माने भरेंगे। उसमें रोजगार जो है नौजवानों को मिलेगा और जहां पर पोस्ट क्रिएट करने की आवश्यकता है वहां करेंगे। अगर शिक्षा व्यवस्था में हम देखेंगे उच्च शिक्षा को, तो एक वाइस चांसलर 3-3 यूनिवर्सिटी के चार्ज में रहते हैं, उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और सेशन लेट चलता है। 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है। हम उस सत्र नियमितीकरण का काम करेंगे जो भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे रामाश्रय जी ने करके दिखाया था। यूपीएससी के भी चेयरमैन थे, लगातार यूपीएससी की परीक्षाएं नियमित रूप से उन्होंने आयोजित की। और उन्हीं के जमाने में शिक्षकों की 25,000 शिक्षकों की 94 में बहाली, पहली बार बीपीएससी ने परीक्षा ली को एग्जाम को ऑर्गेनाइज करते। तो ये हमें पता था कि अगर 85% से ज्यादा डॉक्टर्स के पद खाली हैं ग्रामीण इलाके और ओवरऑल 75% से ज्यादा, 65% से ज्यादा मेडिकल स्टाफ के पद खाली, तो कैसे गरीब गुरबों का इलाज हो सकेगा। चिकित्सक तो है नहीं। और कोरोना के समय में देखा है जयंत, क्या हम लोग मान तो हम इसीलिए हम शिक्षा चिकित्सा। जयंत, एक लंबा समय 5 साल तेजस्वी यादव सत्ता से अब बाहर हैं, सत्ता में आने के बाद सत्ता से तो बहुत कुछ सीखे भी हैं। तो मान ले कि हम लोग एक अमूलचूल परिवर्तन में दौर में घुसेंगे 10 नवंबर के बाद, एक बड़े तरफ बिहार बदलेगा। आपको बिहार की पॉलिटी में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। और सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत होने जा रही है। निजीकरण को हम समाप्त करेंगे जहां तक संभव हो सके। हम कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं। तेजस्वी जी ने कहा है कि नियोजन नहीं, नियुक्ति की जो संकल्पना है, नियुक्ति की जो हमारे यहाँ रिवायत रही है, हम उसी पर काम करेंगे। और जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, आपके पीछे आवाज आ रही कुछ? हाँ जी। अब तो जैसे मान लीजिए कि हायर एजुकेशन भी है, तो जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, इन राज्यों में परीक्षा आयोजित करके तब लेक्चरर की बहाली होती है जिसमें सबको मौके मिल जाते हैं। और तेजस्वी जी ने कहा कि बिहार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिहार में नौकरी मिल सके, हम डोमिसाइल की पॉलिसी भी अपनाएंगे। 85% हम चाहेंगे कि बिहारियों को यहाँ पर रोजगार मिले, बाकी स्टेट्स ऐसा करते रहें। तो ये किसानों का कर्ज हम पूरी तरह से माफ करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मकई की खरीद नहीं हो रही, 1850 रुपये, कहीं 10 रुपये, कहीं 11 रुपये पर गेहूं, और आलू के दाम 40 से ज्यादा, प्याज के दाम 50 से ज्यादा, दलहन के दाम 100 से ज्यादा। तो ऐसे में ये जीवन को, जन सामान्य को प्रभावित करने वाली इशू है। महंगाई से हर कोई परेशान, चिकित्सा व्यवस्था से हर किसी को दिक्कत होती है, अगर पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो। तो हम ऐसे मुद्दे इसीलिए उठा रहे हैं, शिक्षा, कृषि, रोजगार सृजन, आपको पलायन कैसे हम रोकेंगे, हम कैसे मान लीजिए कि समाज के अंतिम वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाएंगे, हम कैसे उनके अंदर कौशल विकास को प्रोत्साहन देंगे, कैसे हम बुनकर भाइयों के लिए जो हैंडलूम बंद पड़े, हस्तकरघा उद्योग, उसको फिर से करेंगे। कहीं पर आपको सूता मिल बंद है सिवान है, कहीं आपको जूट मिल बंद है, कहीं शुगर मिल बंद है, कहीं पेपर मिल बंद है। इन सबको अगर हम चालू करते हैं तो जाहिर सी बात है रोजगार सृजन होगा। और ये कोई पकौड़ावादी मॉडल मोदी जी का नहीं है कि जी न्यूज के ऑफिस के बाहर आप पोमचे लगा दें, पकौड़े बेच, क्या उसको रोजगार माना जाएगा? यह अनुनय विनय हमारे मुख्यमंत्री नहीं करेंगे लोगों से।
यह न तो नीतीश जी का ढिंढोरावादी मॉडल है, शुद्ध ठेठ लालूवादी मॉडल है, जिसमें अस्थायी नौकरी होगी। पुरानी पेंशन योजना को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये अच्छा, दूसरी बात ये कि जो 10 लाख नौकरी की बात है, तो बिहार की आबादी तो बहुत ज्यादा है, 11-12 करोड़, तो 10 लाख नौकरी भी नाकाफी होगी। इसके जो बेरोजगार लोग हैं उनको 1500 रुपया बेरोजगारी भत्ता भी हम लोग देने जा रहे हैं। लोग पूछते हैं कहाँ से आएगा, तो बिहार सरकार का बजट तो 2,11,761 करोड़ का है और खर्च मात्र 60% होता है। 40% राशि सरेंडर कर जाती है। ये 80,000 करोड़ रुपया जो उसका हम सदुपयोग करें। हमारे नेता ने कहा है ना भाई 500 करोड़ रुपया अगर विज्ञापन पर आप खर्च कर रहे हो, ये फिजूल का पैसा, जनता का पैसा पानी कर रहे हैं, हम उसको सैलरी देने के काम में लगाएंगे। 24,500 करोड़ रुपया जल जीवन हरियाली पर आप जाकर देख लीजिए। हम तो गए हैं शाहाबाद रीजन भी, हम तो गए हैं आपके छपरा, सिवान, गोपालगंज तरफ, कहीं हमको उस तरह से पौधे लगे हुए नहीं दिखाई पड़े। उसमें लूट है। और अभी जो शराबबंदी की बात हो रही थी, तो उसमें आप जानिए कि 10,500 करोड़ रुपया का जो पैरेलल इकोनॉमी, समानांतर इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, ये अवैध धंधा जो सरकार की तरफ से हो रहा है, आपको थाने में पकड़ाता है शराब, और आप गरीब गुरबों को, दलित आदिवासी परिवार के लोगों को जेल में ठूसे। ये कैसा सुधार है? जिस घर में कमाने वाला नहीं है, उस घर के की महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा? क्या उसकी शिक्षा व्यवस्था समय पर दुरुस्त हो पाएगी? और होम डिलीवरी होता है। तो इसमें अगर यह बात कही जा रही है कि हम शराबबंदी की जो दोषपूर्ण एक तरह से कह लें इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है, उसको दुरुस्त करेंगे। जगह जगह ठेके किसने खुलवाए? इसी नीतीश जी ने। और अचानक से उनके अंदर महात्मा गांधी प्रवेश करने लगे। ठीक बात है, लेकिन गोडसे के साथ हाथ मिलाने वाले गांधी के रास्ते पर कैसे चल पाएंगे? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम जो केसीसी ऋण वगैरह माफ करेंगे तो किसानों को सुविधा होगी, और जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां न्यूनतम क्षति हो जान माल की, इसकी व्यवस्था करेंगे। कर्पूरी श्रमवीर केंद्र हर राज्य में जब कायम होगा तो वहां के लोगों को लाठी डंडे से पीटा नहीं जाएगा। वहां के लोगों को वहीं पर अचानक से अगर तुगलकी फरमान होगा लॉकडाउन कर देंगे तो वहां के लोगों को वहीं पर राहत मिलेगी। ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं नीतीश जी का पोशाक योजना चालू रहेगा कि नहीं रहेगा, अभी नवल भाई कह रहे थे कि हम क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, और आप जब उसमें जाएंगे, अंदर घुसेंगे, तो चीजन दर बढ़ा है। एक समय के बाद लोग जो है ड्रॉप आउट जो हो रहा है, लोग अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आपने बगैर कायदे के शिक्षकों की बहाली के अधिकांश कॉलेज से इंटर की पढ़ाई बंद करवा दी, हाई स्कूल को +2 में अपग्रेड करा दिया। इससे तो व्यवस्था नहीं चलेगी ना। इसलिए हम चाहते हैं कि बुनियादी परिवर्तन हो, हर कमिश्नरी में एक एम्स के स्तर का हॉस्पिटल हो। क्या आप लोग को उम्मीदें हैं? आप लोगों से कितनी एक्सपेक्टेशन है? नहीं, ये इस बात का एहसास है शंभू जी, और वह एहसास है, और उस एहसास के चलते हमें अपने उत्तरदायित्व बोध का भी भान है। हमारे जो नेता है, जो सहज स्वीकार्य नेता है महागठबंधन के और मुख्यमंत्री के प्रबल और सबसे काबिल दावेदार हैं, वो इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कल ही घोषणा की है युवा संवाद नौकरी संवाद है, और उस बात की तर्जुमानी है उस एहसास की कि अगर 7 यूनिवर्सिटी लालू राबड़ी शासनकाल में खुले हैं, तो अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए हमने बेरोजगारी हटाओ यात्रा जब शुरू की थी तेजस्वी जी वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में, तब भी हमने कहा कि हमारी सरकार जब बनेगी, हमारी प्राथमिकता होगी कि JNU, TU, AMU, जामिया हैदराबाद यूनिवर्सिटी, PHU के स्तर की कोई एक यूनिवर्सिटी बिहार में भी हो, जहाँ उच्च शिक्षा हासिल करने वाले लोग बेहतर लैब, बेहतर लाइब्रेरी के साथ गुणवत्तापूर्ण शोध कर सकें, जिसका मेयार जो है आलमी हो, इंटरनेशनल लेवल का हो। और उन्होंने कल ही कहा है कि राष्ट्रकवि दिनकर की धरती पर बेगूसराय में उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी होगी, और आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की याद में आपको मिथिलांचल में एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और निश्चित रूप से यह उन आकांक्षाओं को एक तरह से पूरा करेगा जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं अगर हमारी सरकार बनती है, कि ब्रेन ड्रेन भी नहीं हो और यहाँ के लोगों को यहीं पर बेहतर शिक्षा व्यवस्था हासिल हो सके। और इसीलिए समान काम समान वेतन क्या है शंभू जी? आपके जमाने में क्या होता था? टीचर बनता था तो दूर दराज के इलाके में खबर फैलती थी कि अमुक फला बाबू का बेटा, फला बाबू की बेटी मास्टर हो गए, मास्टरनी हो गए, और लोग बरतुहार पहुंच जाते थे। आज क्या हो रहा है? बरतुहारी भंगठ जाती है जैसे ही पता चलता है कि लड़का संविदा पर है। तो हम संविदा के पूरे कॉन्सेप्ट को समाप्त करने जा रहे हैं, ताकि एक वक्त तक जो अनमैरिड लोग हैं और उम्र बढ़ने के साथ अनमैरिजेबल हो जाते हैं, तो उनकी शादी भी
सही समय पर सही जगह हो जाए, यह चिंता भी हम लोगों को है। तेजस्वी यादव का भी सीएम बनने के बाद शादी तो हो ही जाएगी। खैर इस पर तो वो टिप्पणी करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है हम सबके लिए खुशी की बात होगी। वो बिहार के ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के उदीयमान नक्षत्र हैं, और जिस तरह से पॉलिटिशियन से वो तय कर रहे हैं, कोई ऐसी बात उन्होंने आज तक नहीं कही है जो बिलो द बेल्ट हो। उन पर जरूर टिप्पणी हुई है, लालू जी पर, राबड़ी जी पर, मैंने बच्चे बच्चे पर टिप्पणी हो रही है, 8-9 बच्चे। अब बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर कितने भाई बहन थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। ये बौखलाहट है नीतीश जी की तरफ से, और ये ओढ़ी हुई विनम्रता है जिसने मीडिया के जरिए एक छवि निर्माण का पूरा दौर हम लोगों ने देखा, जो अब उघर रही, जो अब उतर रही है वो चादर। तो हम तो सिर्फ यही कर रहे हैं कि 20 महीने का आपने वक्त दिया, आपने तो 5 साल के लिए बिहार की जनता ने सरकार चुना था, कोई और लेके भाग गया किसी और दिशा में तो और बात है, लेकिन उन्हीं 20 महीनों में तेजस्वी जी ने जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग में काम किया, 5000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण उन्होंने कराया। वो जब आपको पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्रालय संभाल रहे थे, तो राजी हर कमिश्नरी में एक ईबीसी ओबीसी गर्ल्स के लिए रेसिडेंशियल स्कूल खोला था, और अब तो किसी किसी कमिश्नरी में 2 भी है। उसकी स्थिति बहुत लचर है, उस आवासीय विद्यालय की हालत ठीक नहीं है। पटना कमिश्नरी वाले स्कूल का जायजा लेने के लिए गए थे, उन्होंने कहा यहाँ कंप्यूटर पढ़ाई हो रही, इंग्लिश किताब में है कि नहीं, मॉडर्न एजुकेशन हासिल हो रहा है कि नहीं, लेकिन सरकार ही चली गई। तो उसको भी दुरुस्त करने के काम में हमारी सरकार लगी। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं किसी भी समाज के वर्ग के साथ अन्याय नहीं हो, और जो हमारा मूल है, जो हमारी मूल पहचान है, जो सामाजिक न्याय है, उसके साथ साथ आर्थिक न्याय भी चले, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि गुर्बत में, जिल्लत में, लाचारी में बिहार का कोई भी आदमी, कोई भी निवासी रहे, सब अच्छे से डिग्निटी के साथ रहे। बाबा साहब जो वो कोट टाई लगाकर चलते थे, उसके पीछे क्या संदेश था कि आप विद्वान भी बनो, और आप समाज में सर उठाकर भी चलो, और आप साफ सुथरे भी दिखो, और आपको देखकर कोई नाक भौं नहीं सिकोड़े, बल्कि आपको देखकर सम्मान से उसका बड़ा कर सके। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि भाई ये नया दौर है, और नए दौर में नए बिहार के निर्माण के लिए जो काम चल रहा है, उसमें कोई भी फल मार्केट को, सब्जी मार्केट को उजड़वा नहीं दे रहा था, कोई भी दूध मार्केट को गिरा नहीं दे। तो जो रैन बसेरे का निर्माण कराया था लालू जी ने, आप पटना की सड़क पर जाइए, आज भी लोग सड़क के किनारे बहुत सारे रिक्शा वाले, ठेले वाले आपको सोते हुए नजर आ जाएंगे। इस मंजर को तेजस्वी जी ने देखा है, इसलिए हमारी सरकार बनेगी तो न सिर्फ इंदिरा आवास की संख्या बढ़ाई जाएगी शहरी इलाकों में भी, गरीब गुरबों के लिए, आपको दलित महादलित के लिए, बल्कि आप देखेंगे कि हम जो 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 सब्जी उगाने वाले, जिनके पास 4 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन है, लेकिन वो साल भर उससे अपना इनकम कर लेते हैं, तो हम ये जो किसानों के जेब में हाथ डालने का काम हुआ है किसान विरोधी बिल के जरिए, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट था, बटाईदारी, गाँव में जमीन नहीं है तो बटैया कर ले रहे हैं, ठेके पर कर ले रहे हैं, लेकिन अन्न उपजा रहे हैं। शास्त्री के देश में खाद्यान्न के मामले में पहली बार आत्मनिर्भर हुआ, नहीं तो आपको रूस और अमेरिका की तरफ मुंह ताकना पड़ता। फिर से कोई निलाहा टाइप का मामला होगा, जबरदस्ती आपसे किसी और चीज की खेती कराई जाएगा, हमको झींगा उपजाना है, बैगन उपजाना है, रामपड़े उपजाना है, और साल भर में कितनी बार हम सब्जी उगा लेते हैं, उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि आप ये वायदा करो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद नहीं होगी, किसान जितना लागत लगाता है उसका ड्योढ़ा उसको मिलेगा। तो ये सब इश्यूज हैं। हमारे पार्टी ने तो इस बार 23 अति पिछड़े को टिकट दिया है, अगर आप प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, और नीतीश जी की पार्टी ने मात्र 18 को दिया है। 5 चौपाल लगाने वाले को टिकट मिला, जो आपको मंसूरी है, मैंने धुनिया समाज का टिकट मिला। महिलाओं को पिछली बार से 10 टिकट मिला था आरजेडी कोर्सेज पर, पहले फेज में ही 10 टिकट दे दिया है, तो महिलाओं की भी नुमाइंदगी बढ़ी, समाज के हर वर्ग की नुमाइंदगी। जयंत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात है कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशन नरेंद्र मोदी से 2014 में देश की जनता को थी, और तो उसी तरह का एक्सपेक्टेशन तेजस्वी यादव से बिहार की जनता को इस बार है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के उत्साह रैलियों में उत्साह होता था, ठीक तेजस्वी यादव के रैली में उसी तरह का उत्साह है। तो दबाव बहुत रहेगा तेजस्वी यादव पर सरकार बनने के बाद, लेकिन सरकार लेकिन रही है नहीं, लेकिन दबाव जो भी रहे, तेजस्वी जी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि ये कोई 5 साल की राजनीति नहीं करने जा रहे। उनकी उम्र अभी 30-31 साल,
40 साल उनको अभी और राजनीति करनी है, इसलिए वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि संवैधानिक मूल्य दड़के, जिससे कि सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय की धारा कमजोर हो। बल्कि उन्होंने कहा है कि वृद्धा पेंशन हम 400 से बढ़ाकर 1000 रुपया करेंगे। आशा कर्मी का जो 1000 रुपया मिलता है उससे परिवार कैसे चलेगा, तो हम 4000 करेंगे। आंगनबाड़ी सहायिका का जो 3700 मानदेय उसको बढ़ा के 7000 करेंगे। आंगनबाड़ी सेविका जो उसका बढ़ा के 4500 8000 करेंगे। आपने देखा होगा मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोईया, आज भी मैं आपको बिहारीगंज मधेपुरा तरफ घूम रहा था, बेचारे कह रहे थे कि हम कैसे 1200 में काम चलेगा, उनको बढ़ाकर 3500 करने जा रहे हैं। प्रसव सहयोग राशि बढ़ाकर 1400 से 4000 करने जा रहे हैं। जो मालगुजारी 2, 3 से 5 रुपया कटाना पड़ता था प्रति बीघा पर किसानों को लालू राबड़ी शासनकाल में, उसको नीतीश जी के शासनकाल में बढ़ा के 300 से 500 कर दिया गया। हम पुरानी व्यवस्था लाएंगे, हम जल निकासी का काम समय पर करवाएंगे। इसलिए हमको यह पूरा भरोसा है कि तेजस्वी जी बहुत मर्यादित ढंग से सरकार को चलाएंगे और फिर इस 5 साल के बाद फिर 5 साल वो बिहार को संवारने के काम में रहेंगे। बिहार बदलता बिहार, नया बिहार, नौजवानों का बिहार, बुजुर्गों को सम्मान देने वाला बिहार, महिलाओं की हिफाजत करने वाला बिहार, महिला सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला बिहार बनेगा। और इसीलिए मैं आपको आखिर में अपने उस्ताद मोहतरम की 2 लाइन आपको सुनाऊं कि वो देखो पूरब से आ रहा है नए दौर का नया सवेरा, सुनहली किरणों की रोशनी में बदल रहा है घना अंधेरा। न कोई लूटे न कोई लूटे, छीने किसी का ना आबोदाना, जमाना तुझको पुकारता है लगा दो बढ़ के वो ताजियाना। 2 फेज में तो ताजियाना लगा चुके हैं तेजस्वी जी, और तीसरे चरण में भी वो ताजियाना लगाने वाले हैं। और बिहार की जनता उनको सहजता से अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। अपना आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन जो 2 चरणों में दिया है वो आगे भी जारी रखेगी और इस मोमेंटम को हम लोग बरकरार रखेंगे और उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से तेजस्वी जी खरा उतरेंगे। मैंने जो देखा है, तेजस्वी यादव को युवा होने का फायदा मिल रहा है। तो लालू यादव जी ने जो काम किया था खासकर शोषित वंचित समाज के लिए, उनको अब लग रहा है कि वो दौर ज्यादा बेहतर था और जंगल राज एक दुष्प्रचार था, और इसका भी फायदा मिल रहा है। भले विपक्ष कह रहा है कि लालू जी पोस्टर नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये पूरा चुनाव जो तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं उसका जो गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, वो ठीक लालू यादव का चुनाव वाला डीएनए है। जिस तरह से वो सोशल अलायंस करके चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। भारत के एकमात्र वो बहुजन नेता हैं जिन्होंने अपनी सत्ता को लगातार 3 बार विपरीत परिस्थितियों में कंटिन्यू किया था। तो लालू जी पोस्टरों में नहीं, लालू जी जनता के दिलों में है। और हर पिता और हर शिक्षक चाहता है कि उनका पुत्र और उनका शिष्य उनसे आगे बढ़े। कहते हैं कि सर्वत्र विजयमेच्छेत् पुत्रात् शिष्यात् पराजयम्। दुनिया भर में जीतने की आकांक्षा व्यक्ति की रहती है, लेकिन पुत्र और अपने शिष्य से वह हार जाना ज्यादा पसंद करता है। जो 95 में लहर थी, लालू प्रसाद जी ने अपने बलबूते जनता दल को प्रचंड बहुमत दिलाई थी और सरकार बनाई थी। ठीक 95 का वेव इस बार 2020 में दिख रहा है और तेजस्वी जी अपने माता पिता के सत्कार्यों वाले जो काम हैं, जो अधूरे रह गए काम हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। तेज प्रताप जी हसनपुर से लड़ रहे हैं, हसनपुर को नया जिला बनाएंगे। औरंगाबाद में जो आपको दाऊद नगर है, आपको अनुमंडल, उसको नया जिला बनाने की मांग है। लालू जी और राबड़ी जी ने मिलकर बिहार में 9 नए जिले बनाए थे। आपका सुपौल, आपका बांका, आपका अरवल, आपका शिवहर, आपका लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, कैमूर, भभुआ, पुलिस जिला बगहा। तो अभी जो तेजस्वी जी सरकार में आएंगे, बल्कि झारखंड के भी 24 जिले हैं, उसमें 7 लालू जी के बनाए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल उनके खोले हुए हैं, ब्लॉक उनके द्वारा बनाए गए थे। ये जो काम है ना, मैं यही चाहता हूं कि आरजेडी का जो एजेंडा है, कोई टीवी अखबार वाला इतना विस्तार से इनको समय नहीं देता है। इसलिए चूंकि नेशनल दस्तक सोशल बहुजन शोषित वंचित समाज की आवाज है, हम लोग चाहते थे कि आरजेडी में को आप वोट दे रहे हैं तो आरजेडी की क्या प्लानिंग है वो आपको पता चले। पूरी बात बताने के लिए शुक्रिया जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।